तो ये जो 1909 का अधिनियम आया था, इसका नाम मार्ले मिंटो क्यों पड़ा, पहले तो इस बात को जान लेते हैं। तो उस समय क्या था, जो मार्ले भाई साहब थे वो भारत सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो इन इन उद्देश्य क्या थे इनका, इन सुधारों को करने के सरकार के क्या उद्देश्य थे? तो सरकार के उद्देश्य यही थे कि भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना है। कैसे कमजोर करना है? कि ये क्या करेंगे, ये सुधार का दिखावा करेंगे, सुधार का दिखावा करेंगे तो उदारवादी इनकी तरफ खींचे चले आएंगे। इससे क्या होगा कि उदारवादी और उग्रवादियों में मतभेद हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा तो इनकी ताकत टूट जाएगी। ठीक है। एक इनका तीसरा कारण था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करना। खुश करने से क्या होगा? खुश करने से यह होगा कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है वो अंग्रेजों का पक्षधर हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो राष्ट्रवादी एकता है वो कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य सुधार देखते हैं कि इन्होंने मुख्य सुधार में क्या क्या किया। तो इन्होंने क्या किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी उसमें वृद्धि कर दी। ठीक है। और पहली बार क्या हुआ, पहली बार इससे क्या हुआ, भारत सचिव की जो परिषद थी और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों को स्थान दिया गया। ठीक। और जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसमें जो 69 सदस्य थे, इनमें से 9 पदेन होते थे। ठीक है, 69 सदस्य कर दिए गए जिसमें 9 पदेन थे, 60 निर्वाचित थे। ठीक है। इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी बात है जिस कारण इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है, इसने क्या था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी थी। ठीक है। निर्वाचित सदस्य जो थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, ये बात गौर करने वाली है। कैसे? देखो, जो स्थानीय निकायों से क्या होता था, निर्वाचन परिषद का गठन होता था। इस निर्वाचन परिषद से क्या हुआ, जो स्थानीय निर्वाचन परिषद थी इससे प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इन प्रांतीय जो इस प्रांत की जो विधान परिषद थी इससे जो सदस्य चुने गए उन्होंने क्या किया, उन्होंने केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को चुना। तो हो गया है प्रत्यक्ष इलेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सुधारों की समीक्षा कर लेते हैं कि इन सुधारों से क्या लाभ मिला या क्या इनकी हानियां हुई। तो देखिए, अंग्रेजों का कभी भी यह उद्देश्य नहीं रहा कि वो भारतीयों को लाभ दें, पहली बात तो ये। तो यानी कि इससे कोई बात ये थी ही नहीं कि उनका उद्देश्य है कुछ भारतीयों के पक्ष में करना। ठीक है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि इन्होंने जो ये अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार, विधान परिषद की जो शक्तियां थी, जो सीमित शक्तियां थी, इनसे इतना जरूर हो गया कि जो प्रतिनिधि सरकार थी उसमें खिचड़ी जरूर बन गई, मिश्रण जरूर बन गया। ठीक है। और मार्ले भाई साहब थे, इन जनाब ने ये कहा कि भारत अभी स्वशासन के योग्य नहीं है। अब इनसे कोई ये पूछे भाई कब योग्य होगा ये तो बता दो, कि नहीं ये नहीं बताएंगे, वो बताएंगे समय आने पर। ठीक है। वास्तव में क्या था, वास्तव में जो 1909 का ये अधिनियम आया था, जो सुधार थे, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि सुधार का दिखावा करो, यानी कि सुधारनामा का एक लॉलीपॉप दिखाओ, उससे क्या होगा, उदारवादी तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि राष्ट्रवाद में फूट पड़ जाएगी, उदारवादी उग्रवादी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जो इनकी राष्ट्रीय एकता है वो कमजोर हो जाएगी, नरमपंथी और गरमपंथी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। और जो इन्होंने पृथक निर्वाचन दिया उसका मतलब क्या था कि इससे क्या होगा कि मुस्लिम हमारी तरफ आ जाएंगे, और उससे क्या होगा कि ये जो अभी हाल फिलहाल में जो राष्ट्रवाद का जो उफान है, ये जो तूफान में उफान आ रहा है राष्ट्रवाद के में, ये कमजोर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे कि भारतीय नेताओं ने क्या किया। जो भारतीय नेता चुनकर विधानमंडल में गए उन्होंने क्या किया, जैसे ज्यादातर नेता जो थे, अधिकांश नेता थे, गोखले जैसे व्यक्ति को आप अपवाद मान सकते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस विधानमंडल को सरकार की आलोचना करने का मंच बना लिया। वहां से खड़े होकर केवल सरकार को गाली देते रहते थे। ठीक है। जबकि जो गोखले थे, गोखले भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने उस अवसर का वास्तविक उपयोग किया। कैसे? इन्होंने कैसे मुद्दे उठाए? इन्होंने बात की कि सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना, और जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर रहते थे उन पर जो अत्याचार होते थे, इस प्रकार के मुद्दे इन्होंने उठाए। तो ये था उस मंच का सही प्रयोग करना, सही अर्थों में तो यही प्रयोग था उस मंच का। लेकिन अधिकांश भारतीय नेताओं ने क्या किया, वो हमेशा सरकार को गाली देते रहते थे वहां से। ठीक है। तो अब एक बात कही जाती है 1909 के सुधारों के बारे में कि इनसे क्या हुआ कि जनता को नाम मात्र का सुधार प्राप्त हुआ, वास्तविक रूप से कुछ नहीं प्राप्त हुआ। यानी कि एक बात सीधे सीधे कही जाती है कि 1909 के जो सुधार से उनसे प्रभाव तो मिला कि हाँ भाई तुम भी हमारी जो सत्ता में एग्जिस्ट करते हो, तुम भी सरकार में हो, लेकिन शक्ति नहीं मिली। ठीक है। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो जो सुधार थे उन्होंने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी को यहां तक कहना पड़ा था इन सुधारों के बारे में। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रवादी और जो प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, 1914 की तरफ हम चल रहे हैं, 1914 से 18 के बीच की ये बात है। तो इस समय क्या था, इस समय कांग्रेस में उदारवादी दल का नेतृत्व था। ठीक है। इस विश्व युद्ध में क्या हुआ, एक तरफ थे ब्रिटेन,
फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान, जबकि दूसरी तरफ कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की। ठीक है, ये जो काल था, जो 1914 से 18 का काल था, ये मुख्यतः राष्ट्रवाद की परिपक्वता का काल कहा जाता है। ठीक है, अब ब्रिटेन वालों ने क्या कर दिया? ब्रिटेन वालों ने ये घोषणा कर दी कि भारत हमारे पक्ष में है, भारत ब्रिटेन की तरफ है, ये घोषणा कर दी, जबकि भारतीयों को पता ही नहीं हम किसकी तरफ हैं। भारतीय सोच रहे थे कि हम तो अपने घर हैं, हम कैसे ब्रिटेन की तरफ हो गए। ठीक है, तो जो ब्रिटेन ने जैसे ही घोषणा करी कि भारत हमारी तरफ है, तो उसके प्रति जो राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर था वो 3 चरणों में विभक्त था। कौन से 3 चरण थे उनको देख लेते हैं। जैसे जो पहला था, जो हमारे उदारवादी भाई साहब थे, इन्होंने क्या कहा उदारवादियों ने? कि हमें इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, और ब्रिटेन के ताज के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा कि ये लोग भविष्य में क्या करेंगे? युद्ध के बाद भारत में सुधार करेंगे। यही मानना था उग्रवादियों का कि इस समय हम यदि ब्रिटेन का समर्थन करते हैं तो युद्ध के बाद क्या पता वो भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएं। ठीक है, जबकि जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी कहते थे ना 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 ना, हम ऐसे नहीं करेंगे भैया, ये तो सही मौका है उनके खिलाफ हमें आंदोलन करने का। हम क्या करते हैं कि अब ब्रिटेन का ध्यान तो युद्ध में है, तो हम लोग भारत में उनके खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां कर देते हैं। ठीक है, और इस अवसर का लाभ उठाते हैं। तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां करनी शुरू की। ठीक है, तो अब क्रांतिकारी गतिविधियां करने के लिए इन्होंने क्या तरीके अपनाए? देखिए, जैसे इन्होंने क्या किया कि भारत में जो लोग थे वो तो ठीक है, जो भारत से बाहर रहते थे, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते थे, यूरोप में जो लोग रहते थे, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कि भाई देखो, ब्रिटेन तो है युद्ध में बिजी, आप लोग क्या करो, अपने अपने स्तर पर आतंकवादी कार्यवाहियां करना शुरू कर दो। तो हुआ क्या, इस दौरान ही क्या हुआ कि यूएसए में गदर पार्टी बनी थी, हमने इसकी पिछली वीडियो में बात की। तो ये जो यूएसए में गदर पार्टी थी, इसने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि गदर पार्टी 1 नवंबर 1913 में बनी थी, ये सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं गदर आंदोलन। तो जो गदर पार्टी थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उस कब बनी थी, उसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में उसका मुख्यालय है। ठीक है, तो गदर पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया, इसने अमेरिका के कई शहरों में अपनी शाखाएं खोल दी। और जो गदर पार्टी ने जो गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला था, वो 1857 के विद्रोह की स्मृति में निकाला था, याद में। ठीक है, 1913 में जो गदर दल की स्थापना के पश्चात क्या हुआ कि उसकी जो गतिविधियों को 2 घटनाओं ने उत्प्रेरक का काम किया। यानी कि जो गदर दल की जो घटनाएं उन्होंने की, उसमें 2 ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उसमें और क्या कहते हैं कि चिंगारी का काम किया बारूद में। वो क्या था? एक था कामागाटा मारू प्रकरण, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ये क्या था? ये एक जहाज था, ठीक है, जिसको घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी। और दूसरा था कि प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो एक की बात तो हम कर चुके हैं, दूसरे की आज कर लेंगे। अब हमने देखा कि जिस प्रकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका में आतंकवादी गतिविधियां करना शुरू किया, यूरोप में होने लगी आतंकवादी गतिविधियां। तो पहली बात तो ये निकल के सामने आती है कि भाई जो लोग भारत से बाहर रह रहे थे, उन्होंने क्यों की? उन्होंने भारतीयों के साथ में क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों की? तो वो इसलिए की क्योंकि देखो, वो थे तो अश्वेत ही। यदि भारत वाले अमेरिका में रहते हैं, जब आज वर्तमान तक में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों में, यूरोप में, तो उस समय भी होती थी। तो वो लोग भी क्या था कि श्वेत वर्गीय ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो ये हम मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान रखते हैं कि आप यदि किसी के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधि करेंगे तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? पहली बात, आपको हथियार चाहिए, आपको अच्छा खासा धन भी चाहिए उन चीज़ों को संचालित करने के लिए, आप लोगों को प्रशिक्षण भी दें और लोगों को समयानुकूल नेतृत्व भी सिखाएं कि आपको किस समय कब लोहा गर्म है, कब आपको हथौड़ा मारना है। ठीक है, लेकिन गदर आंदोलन में क्या हुआ कि इनके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं थी, ये कोई आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है कि जो गदर आंदोलन था वो मुख्यतः कौन लोग उसमें शामिल थे? जो लोग बिल्कुल गुस्से में भरे हुए थे, जो लोग पीड़ित थे, जो असंतुष्ट थे, जिनके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी था, बस फूटने ही वाला था, उसको एक अवसर चाहिए था, वो अवसर मिला। ठीक है, लेकिन इन आंदोलनकारियों ने क्या किया कि बाहरी जो लोग थे उन लोगों को, और जो स्वयं रहा उनका एक दल, उसके अलावा इन्होंने भारतीय जनमानस में अपनी पैठ जमाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को सशस्त्र राष्ट्रवाद की शिक्षा तो दी कि हाथ में बंदूक लो और अपना अधिकार छीन लो, लेकिन उसका समय पर कब प्रयोग करना है वो ये लोग नहीं सिखा सके। ठीक है,
यद्यपि गदर आंदोलन को आप ये नहीं कह सकते कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरीके से असफल रहा। कोई भी आंदोलन सफल हो या असफल, वो ना तो पूरी तरीके से सफल है ना पूरी तरीके से असफल है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस आंदोलन ने भी क्या किया, लोगों को धर्मनिरपेक्ष की प्रेरणा दी। कैसे कि जब जो लोग भारत से बाहर रह रहे थे वो विभिन्न धर्मों के थे, लेकिन सभी ने क्या किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से कंधा मिलाकर लोहा लिया, मुकाबला किया उनका। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में होम रूल लीग आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उनसे एक अच्छा काम हुआ, एक जो प्रभावशाली प्रतिक्रिया थी वो क्या थी, एनी बेसेंट और तिलक की जो होम रूल लीग थी। ठीक है, एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, आपको पता होगा, हम कांग्रेस में भी इनकी बात कर चुके हैं, आगे अध्यक्षा भी बनेंगी ये कांग्रेस की। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों ने अपनी अपनी होम रूल लीग बनाई। दोनों ने क्यों बनाई, दोनों ने एक साथ क्यों नहीं बनाई, उसकी बात भी हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब दोनों की विचारधारा एक थी तो एक ही क्यों नहीं बनाई। ठीक, लेकिन उससे भी पहले प्रश्न ये उठता है कि ये होम रूल लीग का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो ये जो होम रूल लीग का कंसेप्ट आया था, ये आया था आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से ये कंसेप्ट आया कि आयरलैंड में क्या हुआ था, आयरलैंड में वहाँ के लोगों ने भी एक होम रूल लीग बनाई थी और उसके माध्यम से अपने अधिकार प्राप्त किए थे। तो भारत में तिलक भाई साहब के मन में भी ये बात उपजी कि हम भी एक होम रूल लीग बनाएं भारत में। ठीक है, उसके अनुसार हम अपने अधिकार प्राप्त करें। ठीक है, अब देखते हैं कि आंदोलन प्रारंभ होने के जो कारण थे, क्या उत्तरदायी कारण थे, किन वजह से होम रूल लीग आंदोलन उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इसका कारण था कि जो राष्ट्रवादियों का एक वर्ग था, उसका ये मानना था कि यदि हम सरकार पर दबाव बनाएं, सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ आकर्षित करें, तो क्या होगा कि सुधार हो सकता है। ठीक है, दूसरा कारण था कि जब मार्ले मिंटो सुधारों का वास्तविक स्वरूप लोगों के सामने आ गया, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्ति के दौर पर था तब भी कुछ नहीं हासिल हो रहा था, तो इससे क्या हुआ कि जो उदारवादी थे उनकी भी सरकार से निष्ठा जो थी वो टूट गई। ठीक है, एक कारण ये था आंदोलन प्रारंभ होने का। अगला था तीसरा कारण जो था कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया ब्रिटेन ने भारतीय संसाधनों का भरपूर प्रयोग किया, यहाँ तक कि भारतीय लोगों को सेना में भर्ती भी किया गया। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो भारतीय ये इंतजार कर रहे थे कि अब भारत में सुधार होगा, युद्ध समाप्त हुआ है, लेकिन हुआ क्या कि जो ब्रिटेन का खर्चा पानी हुआ था युद्ध में, खर्चा पानी तो हुआ ही होगा, तो उस खर्चे पानी के लिए इन्होंने क्या किया कि भारतीयों पर और भारी कर आरोपित कर दिए। ठीक है, भारतीय इस उम्मीद में बैठे थे कि अब जो है सुधार होंगे, लेकिन इन्होंने तो आके और डंडा मार दिया। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा था वो सामने आ गया। दूसरा, एक प्रथम विश्व युद्ध से ये बात पता चल गई कि ब्रिटेन को भी हराया जा सकता है, यानी कि उसकी अजेयता का भ्रम भी टूट गया। वहीं क्या हुआ, हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे कि तिलक जेल में गए थे। तो तिलक जब रिहा हुए जून 1914 से, देखिए तिलक के खिलाफ बहुत मुकदमे हुए हैं, बहुत मुकदमे तिलक पर चलते रहे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तिलक जी क्या हुआ, जेल आते जाते रहते थे। तो जब वो जेल से रिहा होकर आए जून 1914 में, तो इनको एक अवसर चाहिए था कि मैं फिर से सक्रिय आंदोलन में भाग ले सकूं। तो उनके मन में एक बात उपज आई कि होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, कि मैं आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर क्या करूं, भारत में प्रशासकीय सुधारों की मांग करूं, क्या पता सुधार हो जाए। ठीक, तो 1896 में, इनसे पहले एनी बेसेंट भारत आ चुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट तो आयरलैंड की थी, उनको पता था किस प्रकार से होम रूल का नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है, और किस प्रकार से होम रूल क्या कार्य करेगी, क्या उसके उद्देश्य होंगे। तो जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में भी आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, और इनकी एक खास बात थी एनी बेसेंट की, इन्होंने केवल भारत तक सीमित नहीं रही है कि केवल भारत में स्वशासन चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के साथ साथ जितने भी उपनिवेश थे उन सभी के स्वशासन के लिए अभियान चलाया, जनसभाएं की इन्होंने, और इन्होंने पत्र निकाले, न्यू इंडिया और कॉमनीवाल। ठीक है, इन पत्रों के माध्यम से ये क्या करती थी, इन पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने भारत में स्वशासन की मांग को दृढ़ता से उठाया, और जितने भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के उनकी भी बात की। ठीक है, तो जब, लेकिन दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत आई ये किस वजह से होम रूल लीग आंदोलन अलग अलग दोनों बनी, तिलक की और एनी बेसेंट की। उसका रीजन ये था कि जब एनी बेसेंट ने प्रस्ताव दिया कांग्रेस के सामने कि हम इस प्रकार से होम रूल लीग चलाएंगे, हमारे ये उद्देश्य होंगे, ये हमारे कार्यक्रम होंगे, तो कांग्रेस ने उनको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो तिलक भाई साहब को लगा कि जब हमारी दोनों की विचारधारा एक सी है, दोनों को हमें एक जैसा ही काम करना है, तो भविष्य में हमारा मनमुटाव ना हो,
इससे अच्छा हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग अपनी लीग बना लेते हैं। मैं कांग्रेस के साथ रह के काम करता हूं, तुम स्वतंत्र रूप से काम करो। ठीक है, तो दोनों ने अपनी अपनी लीग बनाई। तो उसमें जो तिलक की होम रूल लीग थी उसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट से पहले हो गई थी। और इनकी 6 शाखाएं थी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार आदि में। ठीक है, इनकी मांग क्या थी, वही कि स्वराज्य दो। और एक मांग इनकी थी भाषाई प्रांतों की स्थापना, यानी कि भाषा के आधार पर प्रांतों की स्थापना करो। और जो इनका मुख्य लक्ष्य था तिलक की होम रूल लीग का, वो ये था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अब हम देखते हैं एनी बेसेंट की। जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1916 में मद्रास में। ठीक है, इसकी 200 शाखाएं थी जो पूरे भारत में थी, मद्रास के अलावा पूरे भारत में थी। मद्रास में तो स्थापना हुई थी, यानी कि मद्रास के अतिरिक्त भी उनकी पूरे भारत में 200 शाखाएं थी। और इनकी जो सदस्य संख्या थी वो तिलक की लीग से कहीं अधिक थी। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, इनका जो मेन उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था भारतीयों को स्वशासन का वास्तविक अर्थ समझाना। क्योंकि भारतीय अनपढ़ गरीब लोगों को स्वशासन का मतलब ही नहीं पता था कि होता क्या है। स्वशासन को काट के खाना है कि फ्राई करके खाना है, उनको पता ही नहीं था। ठीक है, तो इनका उद्देश्य यही था। अब इसके लिए इन्होंने क्या अपना माध्यम अपनाया, समाचार पत्र, राजनीतिक विषयों पर कक्षाओं का आयोजन, पोस्टर चिपकाए, नुक्कड़ नाटक करे, गीतों की रचना की, कविताओं की रचना की। इस प्रकार के माध्यम अपनाए जिनसे जनमानस अपने को जोड़ पाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके प्रति सरकार का कैसा रुख रहा। तो सरकार का कैसा रुख रहा होगा, ये बात सीधे समझ में आती है कि सरकार ने डंडा मारा होगा। तो सरकार ने वैसा ही किया। तो उसने क्या किया कि लीग के कार्यक्रम को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया। तिलक पर फिर मुकदमा चलाया गया, उनके दिल्ली और पंजाब आने में उन पर रोक लगा दी, तुम दिल्ली और पंजाब नहीं आओगे। और जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो सरकार ने सोचा था कि दमन से जो है ये आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन जो आंदोलनकारी थे वो और संगठित हो गए सरकार के विरोध में। ठीक, इसी विरोध के चलते कि कहीं लोग आतंकवादी गतिविधियां ना करने लगे, 20 अगस्त 1917 को जो भारत सचिव थे उस समय मॉन्टेग्यू, उनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से घोषणा करनी पड़ गई। क्या घोषणा की कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। ठीक है, और सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को भी जेल से छोड़ दिया गया। ठीक है, अब एनी बेसेंट रिहा हो गई जेल से और लीग आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया गया। ठीक है, यदि ये लोग यहीं से आंदोलन स्थगित नहीं करते, इसको और आगे बढ़ाते, तो शायद तस्वीर कुछ दूसरी होती। लेकिन इतिहास वही है जो पन्नों में दर्ज है। ठीक है, अब देखते हैं आंदोलन के धीमा पड़ने के क्या कारण रहे। एक तो यही था कि आंदोलन में प्रभावी संगठन का अभाव था। ठीक है, ये लगभग हर आंदोलन की कमी रही। दूसरा ये था कि उदारवादियों को तो वो सुधारों का लॉलीपॉप मिल गया था। ठीक है, दूसरे जो एनी बेसेंट के समर्थक थे वो उसकी रिहाई से संतुष्ट हो गए कि एनी बेसेंट जेल से आ गई, हम खुश हुए। ठीक है, तीसरा कारण था कि जो उग्रवादियों से मतभेद के कारण उदारवादी थे ये आंदोलन से अलग हो गए। ठीक, अगला कारण था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब सार्वजनिक हो गए तो इनके होने से क्या हुआ, राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद हुआ और वे सैद्धांतिक आधार पर विभाजित हो गए। क्योंकि एक दल कह रहा है वो सुधार करेंगे, दूसरा दल कह रहा है कि वो सुधार नहीं करेंगे, उनका वास्तविक चेहरा पहचानो। ठीक है, वहीं क्या हुआ, पांचवा कारण था कि तिलक भाई साहब वही अपने मुकदमे के केस को सुलझाने के लिए चले गए लंदन। लंदन चले गए और एनी बेसेंट जो थी वो सुयोग्य नेतृत्व देने में असफल रही। तो इससे क्या हुआ, आंदोलन धीमा पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हर आंदोलन की कुछ उपलब्धियां होती हैं, तो इस आंदोलन की उपलब्धि थी, इस आंदोलन ने क्या बात समझा दी लोगों को, इसने नेताओं को भी ये बात समझा दी कि केवल शिक्षित वर्ग को लेकर आप नहीं चल सकते। शिक्षित वर्ग के स्थान पर इन्होंने क्या किया, अपने आंदोलन में जन सामान्य की महत्ता का प्रतिपादन कर दिया। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया कि जैसे केवल शहरी मध्य वर्ग तक आंदोलन सिमट के रह जाते थे, इन्होंने क्या किया, देश और शहर के बीच में एक सेतु का काम किया और उन्हें सांगठनिक संपर्क स्थापित कर दिया उनके बीच में। ठीक है, एक इनकी अच्छी बात यह थी कि इन्होंने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी तैयार कर दी। कैसे कर दी, ये जो गांव गांव में जाकर राजनीति पर कक्षा लेते थे उससे। ठीक है, भारतीय जन समुदाय को इन्होंने क्या सिखाया कि राजनीति में जो गांधीवादी आदर्श हैं उनका कैसे प्रयोग किया जाए, ये चीज इन्होंने सिखा दी। और अगला कारण था कि अगस्त 1917 में जो मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी और जो फिर मोंटफोर्ड जो सुधार आए थे,
मॉन्टफोर्ड सुधार यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इससे क्या हुआ, काफी हद तक होम रूल लीग आंदोलन अपने उनसे प्रभावित थे। यानी कि होम रूल लीग की उपलब्धि ये थी कि इन्हीं के दबाव के चलते अंग्रेजों को सुधार करना पड़ा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू की घोषणा। ठीक है, देखिए एक बात कही जाती थी, जैसे हम बचपन में होते, हम क्लास में पढ़ते थे, तो टीचर क्या करता था, जो क्लास का सबसे शरारती बच्चा होता था उसको मॉनिटर बना देते थे। ठीक है, ताकि वो हर बच्चे को नियंत्रित कर सके। ठीक, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम उग्रवादियों को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, अंग्रेजों ने सोचा, तो इन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम उदारवादियों को कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हम सुधार करेंगे, सुधार करेंगे, सुधार का एक लॉलीपॉप दिखाया, उदारवादी खींचे चले आए। मुस्लिमों से कहा कि देखो ये हिंदूवादी हैं, पूरे देश को हिंदू बना देंगे और हम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पे काम करते हैं, हम तुम्हें पृथक निर्वाचन देते हैं, तुम भी राजनीति में भागीदारी करो। वो भी खींचे चले गए। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, आंदोलन कमजोर पड़ा, राष्ट्रवाद की जो एकता थी वो कमजोर पड़ी। ठीक है, एक जो उपलब्धि थी, एक उपलब्धि ये थी तिलक और एनी बेसेंट की, कि इन दोनों ने क्या किया कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 का, उसमें नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया। और इसी समझौते में क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया, दोनों एक जगह आ गए। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था, इसलिए इसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक बात तो आपको ये याद रखने कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आरसी मजूमदार ने की थी। और इसमें क्या हुआ था कि गरम दल को फिर से कांग्रेस में आने का मौका मिल गया था। और क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो गया था। ठीक है, तो यह लखनऊ अधिवेशन की एक बड़ी उपलब्धि थी। अब क्या हुआ कि अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार के सामने अपनी मांगे रख सकते थे, यानी कि एक से भले दो, और जन समर्थन आ गया। ठीक है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को ही लखनऊ समझौता कहा जाता है, ये मैंने बात कर ली। ठीक है, अब देखते हैं कि वो क्या रीजन रहे जिनकी वजह से मुस्लिम लीग कांग्रेस के पास आई। ठीक है भाई, यदि ये शुरू से इनके पास होते, समीप होते, तो मुस्लिम लीग बनती नहीं, लेकिन बनी। तो अब ऐसे कौन से कारण थे कि ये लोग एक जगह आ गए, तो उसका रीजन ये था कि जब 1912-13 में ब्रिटेन ने बाल्कान के युद्ध में तुर्की के जो खलीफा था उसकी सहायता नहीं की। ठीक है, और जो खलीफा होता था वो मुस्लिम धर्मगुरु होता था, इसमें भारतीयों की भी आस्थाएं थी, भारतीयों की निष्ठा थी खलीफा के प्रति। तो भारतीय मुस्लिमों को लगा कि उसने खलीफा की सहायता नहीं की, जिसमें हमारी निष्ठा है, तो ये लोग हमारी सहायता भी नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा कारण था कि बंगाल विभाजन रद्द। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो जिस मुस्लिम वर्ग बड़ा खुश हुए थे, उससे उत्साह में हुए थे, उसी मुस्लिम वर्ग को घोर निराशा का सामना करना पड़ा था जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ, तो वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ठीक है, तीसरी बात ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो एएमयू आज का है उसकी स्थापना और सरकारी सहायता देने से साफ इनकार कर दिया, हम नहीं देंगे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, अपने कलकत्ता अधिवेशन जो उसका 1912 में हुआ था, कलकत्ता मुस्लिम लीग का अधिवेशन, उसमें उन्होंने एक बात तय कर ली कि भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए जो भी दल कार्य करेगा, हम किसी भी दल को अपना समर्थन दे देंगे, बस एक शर्त है कि वो भारतीय मुस्लिमों के हितों पर कठोर प्रहार ना करे, कुठाराघात ना करे। ठीक है, अब देखते हैं लखनऊ समझौते के क्या प्रावधान थे। तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, कांग्रेस ने क्या कर दिया, कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली, और यहीं से कांग्रेस ने क्या किया, द्विराष्ट्र सिद्धांत का बीज बो दिया। यही आगे चलकर भारत विभाजन के कारण में एक प्रमुख कारण बनेगा। ठीक है, तीसरा था कि प्रांतीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया और केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी उनको आरक्षण दिया गया, कुल सदस्यों का 1/9 भाग आरक्षित कर दिया उनके लिए। ठीक है, अब समझौते के जो नकारात्मक पहलू थे वो क्या थे, उसके नकारात्मक पहलू ये थे कि कांग्रेस द्वारा लीग की प्रस्तावित सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को इन्होंने स्वीकार कर लिया, और इससे क्या हुआ कि इन दोनों एक मंच पे तो आ गए, लेकिन एक मंच से ही राजनीति की दो अलग अलग दिशाओं का युग आरंभ हो गया। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, नेताओं ने तो आपसी एकता कर ली, लेकिन इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम जो जनमानस थे, जो सामान्य जन थे, उनको पास लाने का कार्य नहीं किया, उन लोगों को एक करने के लिए इन्होंने कोई कार्य विशेष नहीं किया। ठीक है, लेकिन सकारात्मक पहलू भी कुछ थे।
सकारात्मक पहलू ये थे कि अल्पसंख्यक जो थे, यानी कि मुस्लिम वर्ग जो था अल्पसंख्यक, उसके मन से बहुसंख्यक का भय निकल गया, यानी कि मुस्लिमों के मन से हिंदुओं का भय निकल गया, क्योंकि दोनों के नेता एक हो गए हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत मिली, एक से भले दो होते हैं हमेशा। ठीक है। और इस समझौते की जो स्थापित जो एकता हुई, इन दोनों से जो एकता स्थापित हुई, उसको सरकार ने भी महसूस किया। और सरकार ने जब इस एकता को महसूस किया कि इनके साथ में जन समर्थन है, तो उन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयास किए। और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, मॉन्टेग्यू घोषणा सार्वजनिक की गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू की घोषणा क्या थी, कई बार इसका नाम आ गया कि ये घोषणा थी क्या आखिर। तो ये घोषणा क्या थी, घोषणा ये थी, मॉन्टेग्यू भाई साहब ने घोषणा कर दी कि हम भारत में क्रमिक विकास करेंगे। ठीक है। और भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कार्य करेंगे। ठीक। और दूसरा इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार का तो लक्ष्य है भारत में स्वशासन का विकास करना, लेकिन ये जो स्वशासन है ये विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। ठीक है। और ये जो स्वशासन हम भारतीयों को देंगे, ये भारतीयों की प्रगति पर निर्भर होगा। और इनकी प्रगति का निर्धारण कौन करेगा, वो ब्रिटिश संसद और भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है। यानी कि भाई साहब, मुंसिफ भी तुम्हारा, तो फिर तो सजा हमें होनी होनी है। ठीक है। यानी कि अगर किसी अदालत में जज को खरीद लिया जाए तो फिर तो सजा होनी तय है। तो यहाँ भी वही हुआ कि भाई हम प्रगति करेंगे, इस बात का निर्धारण कौन करेगा, अंग्रेज। तो तुम तो कभी करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम चाहते नहीं हो भारत से जाना, भारत में स्वशासन देना। ठीक है। तो इन लोगों की मंशा थी कि केवल एक लॉलीपॉप दिया जाए, ताकि इससे क्या हो, राष्ट्रवाद का जो उफान है वो धीमे 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 मर जाए एक दिन। ठीक है। और इस घोषणा का महत्व क्या था, इस घोषणा का महत्व ये था कि राष्ट्रवादियों को स्वशासन, ठीक है, या होम रूल जो रीग थी उसकी मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। इनको लगा कि हमारे दबाव के कारण सरकार ने ऐसा किया है। और इस घोषणा के पश्चात क्या हुआ कि जो जितना भी विद्रोह हो रहा था, जितना भी राड़ चल रही थी, उसके समाप्त हो गई, उसके दोबारा होने की संभावना ही नहीं बची। ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो 1909 में जो मार्ले भाई साहब ने सुधार दिए थे, उससे जो रोष उत्पन्न हुआ था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है। बस भारतीयों की आपत्ति क्या थी, जो भारतीयों की आपत्ति थी इन सुधारों से, वो ये थी कि इस घोषणा में उत्तरदायी शासन की बात तो की गई है कि हम उत्तरदायी शासन देंगे, लेकिन कब देंगे इसकी तो कोई निश्चित समय सीमा ही तय नहीं की इन लोगों ने, क्योंकि उनको देना ही नहीं था कभी। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन की जो प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय कौन करेगा, वो सरकार करेगी। सरकार किसकी है, सरकार है अंग्रेजों की। प्रकृति मतलब कि उत्तरदायी शासन के लिए तुमने जो कार्य किया है वो संवैधानिक है या हिंसक है। ठीक है। और प्रगति मतलब कि तुमने उस दिशा में कितनी प्रगति, कितनी तरक्की हासिल की, तुम लोग कितने आधुनिक हुए। ठीक। तो इस आधार पर हम तुम्हें क्या देंगे, स्वशासन देंगे। और इसका डिसीजन कौन करेगा, डिसीजन करेंगे अंग्रेज कि तुम लोगों ने प्रगति की है या नहीं की है। लाख भारतीय कहते रहे हमने प्रगति कर ली, हमने प्रगति कर ली, वो कहेंगे नहीं की। ठीक है। यानी कि उनका उद्देश्य यही है कि तुमको कभी छोड़ के नहीं जाना है, तुम्हें गुलाम के गुलाम हम बनाए रखेंगे, सीधी सी बात ये थी। ठीक है। तो भारतीयों का इसमें मानना ये था कि भाई साहब, भारत की प्रगति हुई है कि नहीं हुई है, ये बात तय कौन करेगा, अंग्रेज। आप कैसे तय कर दोगे, जबकि उसमें भारतीय को तो होना चाहिए, भारत का कोई प्रतिनिधि तो हो, भारतीय लोगों की तरफ से कोई तो भारतीय हो जो इस बात को बता सके कि यहाँ पे प्रगति हुई है। ठीक है। लेकिन उसमें कोई भारतीय था ही नहीं, भारतीय था ही नहीं, तो भारतीयों की बात कैसे वहां तक पहुंचेगी। ठीक है। तो उनका तो उद्देश्य कभी था ही नहीं कि वो लोग आपको प्रगति देंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी वीडियो में जल्द लेकर आऊंगा, कोशिश करूंगा बहुत जल्दी ले आऊं। ठीक है।